नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। और आज हम सीधा लाइव जुड़े हैं हिसार के शीश महल से, जहां पर नव वर्ष विक्रम संवत के शुभ अवसर पर वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा परिवार मिलन व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर पूर्वोत्तर राज्यों के अलग अलग जो वहां का कल्चर है, जो वहां की संस्कृति है, उसको नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं वनवासी कल्याण आश्रम के पूर्व उपाध्यक्ष और उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या कहना है कि क्या उद्देश्य है इस प्रकार के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करने का। मैं कृपा प्रसाद सिंह, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अभी ग्राम विकास के कार्य को विशेष रूप से देखता हूँ। पूरे 11 करोड़ वनवासी समाज, जिसमें 600 जनजातियाँ हैं, 1,82,000 टोलों में ये रहते हैं और इनके बीच में काम करने वाला कल्याण आश्रम 1951 से शुरू हुआ और अभी पूरे देश के लगभग सभी उन जिलों में जहाँ जनजातीय समाज है, वहाँ सेवा प्रकल्पों के माध्यम से हम राष्ट्रीय भाव जागृति का काम करते हैं। हम इस देश का जो वैभव रहा है वो चीज़ फिर से खड़ा करना चाहते हैं और हमारा ये मानना है कि सेवा कार्यों के माध्यम से यह संभव है। अभी जो छात्रों की प्रस्तुति यहाँ आपने देखी, ऐसे 1,62,000 विद्यार्थी अभी ऐसे अपने साथ हैं और मुझे लगता है कि एक नया भारत इससे खड़ा होगा। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वो किस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कार्यक्रम वनवासी कल्याण? एक्चुअली क्या है, ये अभी नया वर्ष शुरू हुआ है चैत्र शुक्ल 1 से, यानी अंग्रेजी तिथि कहेंगे तो 2 अप्रैल से। तो पूरे देश भर में घूम घूम करके नए कार्यक्रम, फिर हमारी जो संस्कृति उसकी जो विशेषता है, और दुनिया में हम सबसे पहले जो सुसंस्कृत समाज हैं, यहाँ से दुनिया में जा कर के हमने मानवता का संदेश लोगों को दिया है। बीच में किसी कारण हमारा पराभव हुआ होगा, लेकिन फिर से हम खड़े हुए हैं और पूरे दुनिया में फिर से एक बार अपना जो जिसको बोल सकते हैं कि श्रेष्ठ सभ्यता का परिदर्शन हम करेंगे। जिस तरह का आप भिवानी में एकल छात्रावास चलाते हैं, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? ये सभी स्टूडेंट्स रिमोट एरिया के ट्राइबल फैमिलीज़ के होते हैं और हमारा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ 5 वर्ष 6 वर्ष कोई विद्यार्थी रह करके और वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो वापस जाने के बाद चाहे वो शिक्षक बनता है, किसान बनता है, इंजीनियर, डॉक्टर बनता है, तो उसके जीवन में एक क्रियाशीलता होती है, उसके जीवन में एक प्रोडक्टिविटी होती है और सृजनात्मक गुण होने के कारण वो रिमोट एरिया के गांव में जाकर के डेवलपमेंट के काम में सहायक होता है। तो जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी शक्ति है, धीरे धीरे डेवलपमेंट के काम में हम सहायक होंगे भारत सरकार के, ऐसा मान करके और हम काम करते हैं। जिस तरह के एकल छात्रावास में बच्चे आते हैं, उसमें आपका क्राइटेरिया क्या रहता है? किस तरह के बच्चे आप वहाँ पर लेते हैं छात्रावास? ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाने लिखाने के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान पेरेंट्स का नहीं रहता, क्योंकि उनकी अपनी एक जीवनचर्या है, तो उसमें ऐसे 30 छात्रों को 50 छात्रों को एक जगह इकट्ठा करके पेड़ के नीचे या किसी सामुदायिक भवन में, उनमें हमारे देश के महापुरुषों की जानकारी, हमारे देश के देशभक्ति के गीत, हमारे देश के 3-4 खेल, कबड्डी, खो खो, तीरंदाजी, और हमारे देश के लिए जो प्रार्थना होती है, राष्ट्रीय गीत होता है, ये 3-4 चीज़ें सिखा देने से राष्ट्रीय भाव आता है। फिर पढ़ने के लिए जब वो उद्यत हो जाते हैं तो हमारा काम उनको विद्यालय से जोड़ देने का रहता है। उसके बाद हम फिर दूसरे नए बच्चे पर प्रयास शुरू करते हैं। जिस तरह भिवानी में एकल छात्रावास चल रहे हैं, ऐसे पूरे भारतवर्ष में कितने छात्रावास चल रहे हैं? पूरे भारत में 264 छात्रावास हैं और लगभग दिल्ली, हरियाणा, सब जगह आजकल हो गया, सभी अन्य प्रांतों में हैं। और इसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, हमारे जो एकल विद्यालय हैं, छात्रावास हैं, विद्यालय हैं, इसमें पढ़ने वालों की संख्या 1,62,000 है आज की तिथि में। तो ये 1,62,000 छात्र जब पढ़ाई पूरी करके ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो विकास के काम में भी सहायक होंगे और लोगों को सुसंस्कृत करने में भी सहायक। जिस तरह की यदि हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं और वहाँ के बच्चों से
उनके देश के बारे में पूछा जाता है कि आपका देश कौन सा है, तो वो अपने स्टेट का नाम ही देश के बारे में बताते हैं, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि आज़ादी के पश्चात लगभग 50 वर्षों तक सेकुलरिज्म का एक गलत हमारे ऊपर प्रभाव डाला गया और उसमें यहाँ की जो मेजर जनसंख्या है उसको थोड़ा दबा करके रखना, उसको थोड़ा दकियानूस बताना और बाकी जो अल्पसंख्यक समाज है उनके बारे में ज़्यादा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से ये एक भाव बना था और नागालैंड को, मणिपुर को तो भारत से अलग करने की योजना थी चर्च की, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा और वो योजना में वो सफल नहीं हुए। राष्ट्रीय भाव जागृत हुआ। आज नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह राष्ट्रीय भाव से जागृत हो गया है। इसमें सेवा कार्यों का एक बहुत बड़ा योगदान है, ये मैं कह सकता हूँ। तो इसके पीछे जो श्रेय जाता है वो क्या वनवासी कल्याण आश्रम को जाता है या आरएसएस को जाता है? ऐसा है, आप नारायण कहिए, भगवान कहिए, बात एक ही है। तो हम श्रेय के लिए तो काम करते भी नहीं हैं, हम सेवा का काम करते हैं और हम सभी संघ के स्वयंसेवक हैं, आरएसएस के घटक हैं, ये बात तो सत्य है। जिस तरह की वहाँ पर धर्म परिवर्तन दिन प्रतिदिन चलता जा रहा है, उसके पीछे विश्व वनवासी कल्याण आश्रम क्या कार्य कर रही है? इसका एक ही उपाय है। देखिए, दुनिया में कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसा नहीं बना कि आप अपने धर्म के प्रचार पर कोई अवरोध डाल सके। इसका एक ही है कि आपको अपने धर्म के प्रचार के लिए, अवेयरनेस के लिए ज़्यादा कार्यकर्ता निकालने पड़ेंगे, ज़्यादा कार्यकर्ता इस कार्य के लिए देने पड़ेंगे। जापान जैसा छोटा सा देश देखिए, बुद्ध धर्म के लिए कितने वो बुद्धिस्ट सन्यासी निकालते हैं। उस तुलना में हमारा जितना बड़ा समाज है, 110 करोड़ का समाज भारत में है, उसमें हमारे फुल टाइमर्स की संख्या अभी भी 5000 नहीं हो पाई है। तो नए युवक युवतियों को पढ़ाई लिखाई करके इस काम के लिए निकालना है और इस काम को हम कर रहे हैं। थोड़ी सफलता धीरे से मिल रही है, लेकिन हम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल होंगे, ये बात सत्य है। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों से मेरा एकमात्र निवेदन यही है कि आप जो रचनात्मक काम करने वाली शक्तियां हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के आपके सामने आने वाले जो लोग हैं, आप उनके साथ जुड़िए, उनको सहयोग करिए, कम से कम उनके साथ खड़े दिखिए, ये आवश्यक है। तो बाकी का काम जो है, जो करने वाला जो ग्रुप है वो तो छोटा रहता है, खड़ा होने वाला ग्रुप बड़ा होना चाहिए। तो दुनिया में हम एक अच्छे लोगों की श्रृंखला बनाना चाह रहे हैं और वो बन रहा है। तो जो आम जनता है उससे निवेदन यही है कि उन्हें हमारे साथ खड़े हुए दिखना चाहिए।